तो फ्रेंड्स, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऑप्शन ए, क्या वो आपको कंपनसेशन देगा? ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से परफॉर्म करेगा? ऑप्शन सी, कि वो कुछ भी नहीं करेगा? या ऑप्शन डी? चुप, बिल्कुल चुप। आज हम यही जानने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 6 में, टाइटल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 73 की, जो कि है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things for such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। जब कभी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है और सामने वाली पार्टी को कोई लॉस या डैमेज होता है नेचुरली उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है वो लायबल है कंपनसेशन पे करने के लिए। एग्जाम्पल, ए वादा करता है बी से कि वो उसकी शिप को 60,000 रुपये में खरीदेगा, लेकिन फिर वो मना कर देता है, तो अब ए को बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। आगे लिखा है, सच कंपनसेशन इज़ नॉट टू बी गिवन for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach। अब जिस किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है वो रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस पे करने के लिए लायबल नहीं है। एग्जाम्पल, ए कुछ रॉ मटेरियल बी से लेकर उसे प्रोसेस करके डिमांड आने के टाइम एक अच्छे प्रॉफिट में सेल करने वाला था, लेकिन फिर बी उसको सप्लाई नहीं करता और ए को ये देखते हुए अपनी फैक्ट्री क्लोज करना होती है। अब जो बी है वो जो उसको फैक्ट्री क्लोज करने से लॉस हुआ है, जो कि इनडायरेक्ट है, वो पे करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। फर्दर इस सेक्शन में ये लिखा है, कंपनसेशन फॉर फेल्यूर to discharge obligation resembling those created by contract। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person has contracted to discharge it and had broken his contract। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पार्टी को डैमेज हो रहा है उसको चाहिए कि वो अपने डैमेजेस को कम से कम करने की कोशिश करे, यानी कि अगर उसके पास अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे उसको कम लॉस हो सकता है तो उसे वो करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 74, विच इज़ कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ बीन ब्रोकन, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in the case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actually damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, or as the case may be the penalty stipulated for। जब कभी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया जाता है कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको एक फ़िक्स अमाउंट पे करना होगा, तो फिर उसको उतना ही अमाउंट पे करना होता है जितना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। एक और बात बताई गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी है तो वो रीज़नेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, हम इनको भी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, अ स्टिपुलेटेड फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। सपोज़ आपको किसी डेट पर पेमेंट करनी है और वो डेट चली जाती है
और उसके बाद आप पर 90% इंटरेस्ट इम्पोज कर दिया जाता है सामने वाली पार्टी के द्वारा। तो ऐसा नहीं चलता, आप सिर्फ एक रीज़नेबल कंपनसेशन पे करेंगे, क्योंकि जितना आप पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि 90%, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, व्हेन एनी पर्सन एंटर्स इनटू एनी बेल बॉन्ड रिकॉग्नाइज्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट of the same nature or under the provision of any law or under the order of the central government or of state government gives any bond for the performance of any public duty or act in which the public are interested, he shall be liable upon breach of the condition of any such instrument to pay the whole sum mentioned therein। जब कभी कोई पर्सन बेल बॉन्ड में एंटर करता है, चाहे किसी लॉ की वजह से या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो उस पर बेल बॉन्ड में जो ब्रीच करने पर अमाउंट लिखा है वही पे करना होता है। एग्जाम्पल ए, एक पर्सन है जिसको कोर्ट ने बेल बॉन्ड इशू किया है कि उसको एक पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट रहना है, वरना उसको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। अब ए उस दिन अब्सेंट रहता है तो उसको 500 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन है इसमें दिया हुआ, अ पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरी देयर बाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी और प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड। यहाँ हमें ये बताया गया है कि जब कभी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही हो। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट सेक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दे। सो नाउ सेक्शन नंबर 75, पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensate for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। इस सेक्शन को ऐसे समझते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक होटल ओनर के साथ अगले 2 महीने तक उसके होटल में गाना गाने के लिए। वो बैंड एक दिन अब्सेंट हो रहती है जिसके वजह से ओनर को लॉस होता है। अब ओनर अपना लॉस क्लेम कर सकता है उस दिन अब्सेंट रहने की वजह से, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो जो पेनल्टी या फिर जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुका है। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।